हेलो दोस्तों, आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी का जो नवरात्रि का त्यौहार चल रहा था सत्य सनातन धर्म का, ये सब बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से हुआ होगा। और आप लोग के जीवन में भी बहुत कुछ बदलाव भी हुआ होगा इस नवरात्रि के साधना में। दोस्तों, आज मैं फिर से मुग़लों के इतिहास के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है और ये जानना हम सभी के लिए अहम है, बहुत शानदार है। अब इसमें यह है कि भारतीय इतिहास का सबसे बुद्धिमान मूर्ख बादशाह सन की था गजब का। भारतीय इतिहास का सबसे बुद्धिमान मूर्ख बादशाह एक था और वो बहुत बड़ा सनकी था। उसके बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि वो कौन सा बुद्धिमान मूर्ख बादशाह था जो इतना बड़ा सनकी था और वो क्या कुछ करता था जिसकी वजह से इतिहास में उसको भारत का मूर्ख साबित किया गया और का थप्पा लगा उसके ऊपर। ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहे और आप सभी को ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दूसरी बात कि मेरी आवाज़ अगर आप सभी को कम सुनाई दे रही हो तो प्लीज़ ईयरफोन का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपको मैं जो कुछ भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ वो सारी जानकारी आपको सही तरीके से सुनाई दे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो अपने फ़ोन में ईयरफोन का इस्तेमाल करें वीडियो को देखने के लिए। भारतीय इतिहास का सबसे बुद्धिमान मूर्ख का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। पहले तो नाम जान लीजिए कि कौन था वो शख्स और उसका नाम क्या था। तो उस मूर्ख का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के 18वें सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 ईस्वी तक भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया था। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इसने 1325 ईस्वी से 1391 ईस्वी तक भारत के अधिकांश हिस्सों पर राज किया था। और ये बुद्धिमान मूर्ख बादशाह था, इतिहास का सबसे बड़ा बुद्धिमान मूर्ख बादशाह था। दिल्ली के 18वें सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को दिया गया एक उपनाम था। ये दिल्ली के द्वारा दिया गया उपनाम था, जिसका नाम है बुद्धिमान मूर्ख बादशाह। ये जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो बादशाह था, इस बादशाह को दिल्ली से ये नाम दिया गया था, बुद्धिमान मूर्ख बादशाह। इसके क्या खासियत थी और क्यों ये नाम दिया गया, ये अब हम जानते हैं। तुगलकी फरमान के माध्यम से इस चीज़ को हम जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक एक प्रतिभाशाली विद्वान, दूरदर्शी शासक था, पर उसकी सनकी नीतियों के चलते कई आपदाएं, विरोध और नुकसान हुआ। उसका जो सन की नीति था, मतलब कि कोई भी फैसला, कोई भी एक्शन लेने से पहले वो सोचता नहीं था और तुरंत ही एक्शन ले लेता था, जिसकी वजह से विद्रोह हुआ, नुकसान हुआ और क्या कुछ हुआ होगा उस ज़माने में, तो आप भी समझ सकते हैं। तुगलकी फरमान उसी समय के नाम है और इसकी योजनाएं जो है वो हमेशा असफल रहती थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने योजनाएं तो कई बनाई, पर उसकी योजनाएं असफल रही। उसकी योजनाओं से चिढ़ कर ही उसे मूर्ख कहा जाता था। उसने बहुत सारा योजना बनाता था, लेकिन अधिकांश उसकी जो भी योजना होती थी वो असफल रहती थी और इसी वजह से लोग चिढ़ जाते थे और उसको मूर्ख कहते थे, जबकि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। वैसे मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सभी सुल्तानों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ था
दिल्ली के जितने भी सुल्ताने थे, उन सभी में से सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा ये शख्स था। उसे अरबी, फारसी, गणित, ज्योतिष, चिकित्सा जैसे विशेषों का बहुत बड़ा ज्ञान था। उसको ज्ञान की कमी नहीं थी उसके अंदर। बहुत सारा ज्ञान था, बहुत सारा भाषाओं के बारे में उसको नॉलेज था। लेकिन फिर भी वो अपना जो भी प्लान बनाता था उस प्लान में हमेशा असफल रहता था। फिजूल खर्ची। अब इसके खर्च के ऊपर हम बात करते हैं कि इसके जीवन में, इसके शासन में फिजूल खर्च कितने होते थे और क्यों होते थे। उसकी फिजूल खर्च के कारण 1344 ईस्वी में भयंकर अकाल पड़ा था। उसने जो खर्च किया था अपने प्लान में असफल रहा था, और उस असफलता की वजह से 1344 ईस्वी में भयंकर अकाल पड़ा था उसकी फिजूल खर्च की वजह से। उसके दो शौक उसके दो बहुत बड़े शौक थे। खुश होकर उपहार बांटना, वहीं गुस्से में आकर खून बहाना। इसके दो शौक बहुत ही अजीब थे। पहला शौक था खुशी में उपहार बांटना, कीमती कीमती तोहफा बांटना, और लोगों को खुश करने के लिए, अपना दिल जीतने के लिए, लोगों के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए वो बहुत तोहफे बांटता था। लेकिन वो जब गुस्सा में आ जाता था तो खून बहाने में भी माहिर था, जिसकी वजह से फिजूल खर्चे होते थे और इसी की वजह से अकाल पड़ गई थी। इसके आगे जानते हैं इसकी और खासियत के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मुद्रा या तांबे के सिक्के चलाए, पर टोकन मुद्रा विफल रही क्योंकि इसे नकली बनाना और अवमूल्यन करना आसान था। इसने टोकन मुद्रा, तांबे के सिक्के चलाए और उसमें वो असफल रहा क्योंकि उसको नकली बनाने में बहुत, उसका नकल करने में बहुत आसानी था, और इसी वजह से वो असफल रहा। नकल उस समय से भी चल रहा है, आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। नकल उस समय से भी जानकारी मिली कि इसने जो मुद्रा चलाया था तांबे का, और मुद्रा ऐसा था कि उसको नकल करने में बहुत ही आसानी था, कोई भी नकल कर सकता था और किया भी। अब इसके कीमत को जानते हैं कि बाज़ार में क्या रिस्पांस मिला और क्या नहीं। बाज़ार नकली और बेकार सिक्कों से भर गया। इसने जब अपना मुद्रा लॉन्च किया, जब मुद्रा इसने वो लॉन्च किया तो इसके नकल से बेकार के सिक्के बाज़ार में भर गए। मतलब नकली सिक्के जो है वो बाज़ार में इतने भर गए कि बता ही नहीं सकता। और मोहम्मद बिन तुगलक का ख़जाना खाली हो गया। इसी के चक्कर में उसका ख़जाना खाली हो गया और दिल्ली में अकाल पड़ गया, क्योंकि उसे तांबे के सिक्के को सोने और चांदी के सिक्के से बदलना पड़ा। सिक्का बनाया था उस सिक्के को सोने या चांदी के सिक्के से बदलना पड़ा। इसके आगे जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के सबसे कट्टरपंथी और विवादास्पद निर्णयों में से एक था अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करना। कई सैनिक युद्ध लड़ना ही नहीं जानते थे। इसके जो सैनिक भी थे, इसके शासन में इसके जो भी सैनिक थे उनको युद्ध लड़ना भी नहीं आता था। तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना तैयार की। तुगलक जो था उसने 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना तैयार की, और सैनिकों को एडवांस सैलरी दी गई। उन सैनिकों को एडवांस सैलरी भी दी गई, पर उसमें से कई सैनिक युद्ध लड़ना ही नहीं जानते थे कि युद्ध कैसे लड़ते हैं। और तुगलक ने उन लोगों को एडवांस सैलरी भी दिया, लेकिन युद्ध लड़ाना नहीं सिखाया, जिसकी वजह से इसको हार का सामना करना पड़ता रहा। और
इसीलिए इसको बुद्धिमान मूर्ख बादशाह नाम दिया गया। तो ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी, इसके आगे मैं और जानकारी आपको देने वाला हूँ, वीडियो में बने रहे। दोस्तों, अब मैं आपको राणा सागा के बारे में बताऊंगा, जिनके एक आंख भी नहीं थे और एक हाथ भी नहीं था, फिर भी दुश्मन इनके नाम से कांपते थे। कितने मतलब कि ये अपने इतिहास, भारत के इतिहास में कितने खतरनाक थे कि एक आंख भी नहीं था और एक हाथ भी नहीं था, और इनके नाम सुनते ही दुश्मन कांपने लगते थे। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे, और राणा सागा के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। हो सकता है, उम्मीद करता हूं कि राणा सागा के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन इनके खासियत के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। भारत का इतिहास है। भारत के इतिहास एक से एक बहादुर योद्धाओं की वीरता के किस्सों से भरा हुआ है। भारत का जो अपना इतिहास है वो एक से एक बहादुर योद्धा और अनेकों किस्सों से भरा हुआ है। राणा सागा नाम का स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। राणा सागा का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। बता दें कि इतिहास में राणा सागा का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उनके युद्ध में 80 घाव लगने की गौरव गाथा राजस्थान में बड़े सम्मान के साथ गाई जाती है। इसकी 80 घावों वाली गाथा कितनी यशवर्धक है। राणा सागा की अरिनाशक जय निष्ठा कृति विवर्धक है। कवि नरेंद्र मोदी की ये पंक्तियाँ राणा सागा की वीरता को बताती है। कवि नरेंद्र मिश्रा की ये जो पंक्ति है वो राणा सागा की वीरता के बारे में बताती है। राणा सागा का बायां हाथ तलवार से कट गया था। राणा सागा जो थे उनका बायां हाथ तलवार से कट गया था। तो आपको बताया कि राणा सागा का बायां हाथ जो था वो तलवार से कट गया था। साल 1517 में राणा सागा ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ खतौली की लड़ाई लड़ी थी। राणा सागा की वीरता देख इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया था। इसी युद्ध में राणा सागा का बायां हाथ तलवार से कट गया था। उनकी लड़ाई देख के जो इब्राहिम था वो भूमि छोड़ के भाग गया था। कितनी खतरनाक लड़ाई थी इनकी, और ये किस तरह से दुश्मनों को परास्त करते थे, इस शब्द से और इस जानकारी से आप सभी को पता चल गया होगा कि ये कैसे अंजाम देते थे दुश्मनों को। और इनके 80 घाव थे, 80। 1527 में खानवा में बाबर और राणा सागा के बीच जोरदार युद्ध हुआ। 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सागा के बीच जोरदार, बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ, और इस युद्ध में राणा सागा को 80 घाव लगे थे। लेकिन इसके बाद भी राणा सागा ने युद्ध नहीं रोका। इस युद्ध में राणा सागा के शरीर पे 80 जख्म हुए थे, और फिर भी राणा सागा ने इस युद्ध को रोका नहीं और अंत तक लड़ते रहे। बाबर के खिलाफ उन्होंने 2 निर्णायक लड़ाई लड़ी।
1527 ईस्वी को बयाना हुई युद्ध में उन्होंने जीत हासिल की। इतने जख्मों के बाद भी उन्होंने जीत हासिल की और हथियार, गोला बारूद के साथ ही तंबू भी उखाड़ के ले गए। इतने जख्म मिलने के बाद भी उन्होंने जीत हासिल किया और वहाँ से गोला बारूद, तंबू, जो कुछ भी था वहाँ से सब कुछ उखाड़ के वो ले गए अपने साथ। और विजय मिलने के बाद सबूत के तौर पर अब ये जानकारी हम आपको देते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक बताते हैं कि महाराणा सागा जब भी युद्ध करने के लिए जाते थे, वहाँ विजय मिलने के बाद सबूत के तौर पर शत्रुओं का तंबू उखाड़कर अपने साथ ले आते थे। इनका ये मतलब सबूत के तौर पे एक निशानी था, मतलब दिखाने के लिए कि हाँ मैंने युद्ध को जीता है। और सामने वाला शत्रु को हराने के बाद वहाँ से ये तंबू जरूर उखाड़ के लाते थे जीत हासिल करके, जिससे पता चलता था कि राणा सागा ने सामने वाला को परास्त कर दिया। और उनके दौर में क्या परंपरा शुरू हुई ये मैं अभी बताता हूँ। बताते हैं कि उनके दौर में कई परंपराएं शुरू हुई। मेवाड़ के दस्तावेज पर पूर्व में महाराणाओं के हस्ताक्षर होते थे, पर राणा सागा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं करते थे, बल्कि उसकी जगह सही लिखते थे। मतलब एक ही जैसे होता है ना पेपर, और पेपर पे साइन कर दिया जाता है, लेकिन वो साइन नहीं करते थे। वो साइन की जगह पे वो लिखते थे सही है। इनकी और खासियत के बारे में हम जानते हैं कि सहयोगी ने और इनके सहयोगियों ने ही राणा सागा को जहर दे दिया। इनके जो अपने थे, जिन पे ये अपना अपना मानते थे, विश्वास था, उन्हीं लोगों ने इनको जहर दिया। कितनी बड़ी घात है ये। इसीलिए ना इतने सालों तक भारत गुलाम रहा। कहा जाता है कि जब राणा सागा बाबर के खिलाफ ही और युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे थे, बाबर को हटाना था, मकसद था इनका कि बाबर को ख़त्म कर दिया जाए, भगा दिया जाए, जो भी, और उससे लड़ने के लिए वो एक और युद्ध की तैयारी कर रहे थे। तब उस उनके सहयोगियों ने ही राणा सागा को जहर दे दिया। 1528 ईस्वी में उनका निधन हो गया। 1527 में हराए, उसके बाद 1528 में उन्होंने फिर बाबर से युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच उनके जो सहयोगी थे, वो सहयोगी उनको जहर दे दिए, जिसकी वजह से 1528 ईस्वी में उनका निधन हो गया। कितनी दुख की बात है कि जहर देने वाले जो सहयोगी थे वो बाबर के ही होंगे, तभी तो जहर दिए, या किसी और के होंगे। और उस जहर देने के लिए उन लोगों को कितनी कीमत मिली होगी, ये आप सोच ही सकते हैं कि बहुत कीमत मिली होगी, तब तो वो लोग जहर दिए। अगर जहर नहीं दिए होते तो एक बार फिर राणा साहब बाबर से युद्ध करते और फिर उसको भगोड़ा साबित भी करते। तो दोस्तों, आज के दौर में हम सभी को और हमारे आने वाला जो भी पीढ़ी है, उसे इतिहास के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश आए या ना आए कोई बात नहीं, लेकिन इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, संस्कृत आनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है।
और बाकी हर राज्य के जो लोग हैं उनको तो अपनी राज्य की भाषा आती ही आती है, वो तो गर्व से ही सीख जाते हैं। तो उसमें तो कोई संदेह की बात ही नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज जो भी जानकारी आप सभी को मैं दिया हूँ वो सारी जानकारियाँ आप सभी को पसंद आया होगा और आप समझे भी होंगे। सो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और फिर एंड करते करते आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में खुश रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे।